राजभाषा 14 सितंबर 1939 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया था तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो निम्न है: 1. असमिया, 2. बंगला, 3. बोडो, 4. डोगरी, 5. गुजराती, 6. हिंदी, 7. कन्नड़, 8. कश्मीरी, 9. कोंकणी, 10. मैथिली, 11. मलयालम, 12. मणिपुरी, 13. मराठी, 14. नेपाली, 15. उड़िया, 16. पंजाबी, 17. संस्कृत, 18. संथाली, 19. सिंधी, 20. तमिल, 21. तेलुगु, 22. उर्दू। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। संविधान अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी को जोड़े जाने पर यह संख्या 15 हो गई थी। 17वें संशोधन अधिनियम 1992 को कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को सम्मिलित कर दिया जाने पर यह संख्या 18 हो गई। 92वें संशोधन अधिनियम 2003 में इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और स्थानीय को सम्मिलित कर दिया गया है, जिससे अब यह संख्या 22 हो गई है। संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध छेद 343 संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा तथा इस अवधि की समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करे: 1. शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग। 2. शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधन। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में संघ की और राज्यों की अधिनियमितियों के उनके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान के पाठों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 4. संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप। 5. संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पतादरी की भाषा। आयोग से यह अपेक्षा की गई कि वह भारत की औद्योगिक संस्कृति और वैज्ञानिक उन्नति को और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों और न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 345 किसी राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार से उससे ठीक पहले किया जा रहा था। अनुच्छेद 346 संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी का एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी और राज्य के बीच पत्रादि की भाषा हिंदी होगी, तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347 यदि किसी राज्य की जनसंख्या का
पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 388। जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के सभी कार्यवाहियों को अंग्रेजी में करना होगा। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधायकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग को या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा, लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय, डिक्रिय तथा आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाते रहेंगे। छेद 339। संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा, को बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकेगा। अनुच्छेद 350। एक, प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य के प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का हकदार होगा। 2, किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। 3, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। यह अधिकारी उस वर्ग के भाषाई हितों की रक्षोपायों से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा तथा राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। अनुच्छेद 351। संघ का वह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की मिलीजुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतया अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। विधान मंडलों की भाषा। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है। उसमें कहा गया है कि संसद कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन यथास्थिति सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210 में राज्य विधान मंडलों की भाषा का उपबंध है। राज्य के विधान मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। किसी सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। सन 1950 के बाद हिंदी की प्रगति। राष्ट्रपति ने सन 1955 में बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में
21 सदस्य थे। राजभाषा आयोग ने अपने प्रतिवेदन 1996 में दिया, जो संसद के समक्ष 1947 में रखा गया। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सन 1947 में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त सदस्य राजभाषा समिति का गठन किया गया। संयुक्त सदस्य समिति में 30 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इसमें अपना प्रतिवेदन 1959 में दिया। संयुक्त संसदीय समिति के सुझाव पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ने 2 स्थायी आयोगों की स्थापना की, जो निम्न हैं: आयोग राजभाषा मंत्रालय, विधि मंत्रालय। आयोग वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। सन 1976 में राजभाषा आयोग को समाप्त कर दिया गया था। राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम निम्न हैं: अधिनियम राजभाषा अधिनियम वर्ष 1963, अधिनियम राजभाषा संकल्प वर्ष 1968, अधिनियम प्राधिकृत पाठ अधिनियम वर्ष 1973, अधिनियम राजभाषा नियम वर्ष 1976। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं हैं। राजभाषा नियम 1976 में कुल 12 नियम हैं। राजभाषा नियम 1976 के अधीन केंद्र सरकार के कार्यालयों को 3 वर्ग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। क वर्ग के क्षेत्र: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। ख वर्ग के क्षेत्र: पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। ग वर्ग के क्षेत्र: पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, द्रविड़ भाषी क्षेत्र। हिंदी व्याकरण का इतिहास। एक परिचय। संभवतः 1658 में मिर्जा खां द्वारा रचित ब्रजभाषा व्याकरण हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण है। खाड़ी बेली प्रथम व्याकरण सन 1715 के आसपास बोलचाल की भाषा को आधार बनाकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जोहानस जोशुआ केटलर ने लिखा था। जॉर्ज ग्रियर्सन तथा सुनीति कुमारी चटर्जी के अनुसार हिंदी का प्रथम व्याकरण जॉन गिलक्रिस्ट द्वारा रचित हिंदुस्तान ग्रामर है। हिंदुस्तानी ग्रामर अंग्रेजी पद्धति पर लिखा हिंदी का प्रथम व्याकरण है। हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। 1. जॉन फर्ग्यूसन, अ डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। 2. जॉन बॉर्थक गिलक्रिस्ट, एक ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। 2. द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक। 3. एच केलाग, अ ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। 4. ई ग्रिविच, आधुनिक हिंदी व्याकरण। 5. हडले, शॉर्ट ग्रामर ऑफ द मोर्स लैंग्वेज। 6. लल्लू लाल, हिंदी कवायद। 7. श्रीलाल, भाषा चंद्रोदय। 8. राजमतन, भाषा तत्व बोधनी। 9. नवीन चंद्र राय, नवीन चंद्रोदय। 10. राजा शिव प्रसाद, हिंदी व्याकरण। 11. पंडित हरिगोपाल, भाषा तत्व दीपिका। 12. पादरी एंथनी, भाषा भास्कर। 13. केशवराम भट्ट, हिंदी व्याकरण। 14. ठाकुर रामचरण सिंह, भाषा प्रभाकर। 15. रामात्वर शर्मा, हिंदी व्याकरण। 16. विश्वेश्वर दत्त शर्मा, भाषा तत्व प्रकाश। 17. रामदहिन मिश्र, प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। 18. गोविंद नारायण मिश्रा, विभक्ति व्यचार। 19. अंबिका प्रसाद वाजपेयी, हिंदी कैमुदी। 20. कामता प्रसाद, हिंदी व्याकरण। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने संभवतः प्रथम बार हिंदी व्याकरण को प्राकृत के आधार पर लिखने या बनाने पर बल दिया। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरीदास वाजपेयी के ब्रजभाषा का व्याकरण को
हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है। पंडित कामता दास को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। पंडित किशोरी दास वाजपेयी कृत हिंदी शब्दानुशासन भाषा विज्ञान से संवलित हिंदी का व्याकरण है। हिंदी के अन्य प्रमुख व्याकरण ग्रंथ निम्न है। 1. आयेंद्र शर्मा, आधुनिक हिंदी का आधार व्याकरण। 2. रामचंद्र वर्मा, अच्छी हिंदी। 3. शिवेंद्र कुमार वर्मा, हिंदी व्याकरण का विधिवत विवरण। 4. शिवपूजन सहाय, व्याकरण दर्पण। 5. दिमशित्स, हिंदी व्याकरण की रूपरेखा। 6. स्वामी निगमानंद, हिंदी का मौलिक व्याकरण। 7. रामकांत अग्निहोत्री, हिंदी एक मौलिक व्याकरण। 8. बद्रीनाथ कपूर, परिष्कृत हिंदी व्याकरण। 9. हरदेव बिहारी, व्यावहारिक हिंदी व्याकरण। 10. वचनदेव कुमार, वृहद हिंदी भास्कर। मानव वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 तथा व्यंजन वर्णों की संख्या 33 स्वीकार किया जाता है। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ हैं। वस्तुतः वर्णमाला में ध्वनियों की संख्या को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। कामता प्रसाद ने 43 वर्ण माना है। मानक हिंदी वर्णमाला। स्वर अ, आ, ई, उ, र, ए, ओ, औ। व्यंजन क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ, श्र। अनुस्वर अ तथा विसर्ग अह का स्वर और व्यंजन के साथ योग न होने के कारण इन ध्वनियों को आयोगवाह कहते हैं। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार आयोगवाह स्वरों की ही अनंतर आते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान, मात्रा, जीभ की स्थिति, मुख्य विविर ओष्ठ की स्थिति आदि के आधार पर स्वरों का निम्न ढंग से वर्गीकरण किया जा सकता है। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्न है। 1. स्वर का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। 2. सभी स्वर आक्षारिक होते हैं। 3. सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। 4. सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। 1. उच्चारण स्थान। 2. प्रयत्न स्थान। 1. उच्चारण स्थान के आधार पर कठ्ठनय क, ख, ग, घ, ङ। तालव्य च, छ, ज, झ, य, श। मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, ण, व। दंतय त, थ, द, ध। वत्सर्य न, स, र, ल। ओष्ठ्य प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ्य व, फ। स्वर यंत्रियाँ क। 2. प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर किया गया विभाजन भी दो ढंग से होता है। क. अभ्यंतर प्रयत्न स्पर्श व्यंजन क, ख, ग, घ, ड क वर्ग। च, छ, ज, झ, ञ च वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण ट वर्ग। त, थ, द, ध, न त वर्ग। प, फ, ब, भ, म प वर्ग। अनंत स्थान व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। अर्धस्वर य, व। पार्श्ववर्ग ल। अनुनासिक ड, ण्य, ड, न, म। ख. ब्रह्मा प्रयत्न घोष। प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण। अघोष। प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्ण। महाप्राणा। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय व चतुर्थ वर्ण। अल्प प्राणा। प्रत्येक वर्ग का प्रथम व तृतीय
पंचम वर्ग। शब्द भेद। रूपांतर के अनुसार शब्दों को दो भेद होते हैं। क विकारी, जिसमें एक संज्ञा, दो सर्वनाम, तीन विशेषण, चार क्रिया। ख अविकारी या अव्यय, एक क्रिया विशेषण, दो संबंध सूचक, तीन समुच्चय बोधक, चार विस्मयी बोधक। रचना या बनावट के अनुसार शब्दों के तीन भेद हैं। एक ऋण, दो यौगिक, तीन योग ऋण। उत्पत्ति या इतिहास या विकास के अनुसार शब्दों के चार भेद होते हैं। एक तत्सम, दो तद्भव, तीन देशज, चार आगत या विदेशी शब्द। वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्द के आठ भेद होते हैं। एक संज्ञा, जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। दो सर्वनाम, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। तीन विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। चार क्रिया, जिससे किसी काम का करना होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। पाँच क्रिया विशेषण, जिससे क्रिया विशेषण अथवा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। छः समुच्चय बोधक, दो शब्द या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। सात मनोविकार को सूचित करने वाले शब्द को विस्मय बोधक कहते हैं।